Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं मौर्य काल, जिसमें हमने अध्ययन के स्रोत को कवर कर लिया है, मौर्य साम्राज्य के विस्तार को कवर कर लिया है और मौर्य काल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है मौर्य प्रशासन, उसे हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था अच्छे से, लास्ट 2 वीडियोज़ में। ठीक है, अब देखिए कवर कितना हुआ है वो बात की बात है, लेकिन हमें समझ कितना आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवर आप चाहे पूरी किताब कर लीजिए, जब तक आपके दिमाग में वो पॉइंट्स नहीं रहेंगे, जब तक आपके दिमाग में वो बातें नहीं रहेंगी, तब तक उसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए नई सीरीज स्टार्ट करें। जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया करेंगे, ताकि हमें कोई डाउट ना रहे और ऐसा ना रहे कि बाद में अगर हम कोई क्वेश्चन उठा के देखते लास्ट ईयर के और फिर उसके बाद में हमें पेन पकड़ के बैठा रहना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हमारा टॉपिक कवर हुआ क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बूस्ट होगा। तो आज का क्वेश्चन जो है वो केंद्रीय प्रशासनिक से है, मौर्य प्रशासन से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है ना, तो पहले लास्ट वीडियोस देख लीजिए, तब आपको जाके ये समझ आएगा और फिर आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा था कि क्या मौर्यों के अधीन राज्य एक केंद्रीय प्रशासनिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। जो मौर्यों के अधीन जो राज्य है, ठीक है, जो भी राज्य मौर्यों के अधीन आ रहे थे वो राज्य केंद्रीय प्रशासनिक संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बात करें केंद्रीय प्रशासनिक की, हमें कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा। केंद्रीय प्रशासनिक संरचना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या, ये हमें सिर्फ पूछ रहे हैं, ये हमें कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमें सिर्फ पूछ रहे हैं और हमें इसके सीधा सीधा इसको जवाब देना है कि ये करता था या नहीं करता था। तो मौर्यों के अधीन देखिए, पहले तो हमें संरचना को समझना पड़ेगा कि मौर्यों के अधीन राज्य व्यवस्था की संरचना थी कैसी। ठीक है, उसे हमें समझना पड़ेगा। ओके, जस्ट वेट। मौर्यों के अधीन राज्य व्यवस्था को हमें बताना पड़ेगा कि उस वक्त किस प्रकार की राज्य व्यवस्था थी। जस्ट 4 और 5 लाइन्स में आपको इसे कवर करना होगा। जो स्टार्टिंग की लाइन्स होती है ना, ऊपर वाली लाइन्स होती है, उसे हम बोलते हैं थेसिस। ठीक है, थेसिस के अंदर क्या होता है, गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में अपनी पूरी बात रख देना और उसके बाद में डिटेल में जाना। देखिए अगर हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए कि देखिए चाय सबको मीठी पसंद होती है, ठीक है, उस बात पे डिपेंड करता है कि चाय में मीठा कितना है। अगर जितना ज़्यादा मीठा होगा, इतना भी मीठा ना हो कि आप चाय का टेस्ट खराब कर दें। ठीक है, मीठा उतना होना चाहिए कि चाय स्वादिष्ट लगे। और कैसे पता चलेगा कि वो मीठा कितना करीब है, यानी कि क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है उसके आंसर में हमें ये नहीं लिखना कि मौर्यों ने इस प्रकार अपनी राज्य व्यवस्था का स्वरूप तैयार किया, इस प्रकार उन्होंने स्थापना करने की कोशिश की, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया। नहीं, हमें ये नहीं लिखना, हमें सीधा स्टिक क्वेश्चन पे ध्यान रखना है और जो बातें उन्होंने कही है उसी पे आंसर लिखने की कोशिश करनी है। अब इन्होंने हमें कहा है केंद्रीय प्रशासनिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता है। हमें बताना है कि वो करता भी है और नहीं भी, उनके तत्वों को मिलाकर चलेंगे। मौर्यों के अधीन राज्य व्यवस्था उस अवस्था को दर्शाती है। देखिए केंद्रीय प्रशासन कब आएगा, इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए। केंद्रीय प्रशासन कब आएगा, जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हम कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम कृषि अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। उस टाइम की बात हम कर रहे हैं जब जनजातीय अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था ढल रही थी और राज्य का आधार क्या हो गया था, पूरा का पूरा आर्थिक हो गया था। जिससे क्या हो गया, आर्थिक आधार होने की वजह से वहां पर नियम कानून हमें लागू करने पड़े, जिसके कारण राज्य का दायित्व बढ़ने लगा, ज़्यादा अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। अब अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी तो अलग अलग बेस पे काम बांटने पड़ेंगे। अब काम बांटेंगे तो जायज़ सी बात है, केंद्रीयकरण होना, ठीक है, स्वाभाविक है। तो आप ये पॉइंट गेट कर रहे होंगे, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस बात पर इशारा करना चाहती हूँ। कि मौर्यों के अधीन जो राज व्यवस्था थी उस अवस्था को दर्शाती है जब जनजातीय अर्थव्यवस्था कृषि अवस्था में ढल रही थी और राज्य का आधार आर्थिक हो रहा था। ठीक है, और आर्थिक आधार जब मजबूत हो रहा था तो राज्य के दायित्व बढ़ने लगे। उन दायित्वों को कंट्रोल करने के लिए और उन कानूनों को आप पालन करवाने के लिए राज्यों को अधिकारियों की
नियुक्ति करनी पड़ी। अब अधिकारी भी बड़ी संख्या में है क्योंकि साम्राज्य काफ़ी बड़ा है। तो जब हमें पता चल रहा है कि अधिकारियों की वृद्धि हो रही है तो इससे हमें पता चलता है कि प्रशासनिक केंद्रीयकरण वहाँ पर था, चाहे आधुनिक का नहीं था, लेकिन प्रशासनिक केंद्रीयकरण के तत्व हम मौर्य साम्राज्य के अंदर देख सकते हैं। फिर भी साम्राज्य के हम अगर भौगोलिक आकार को देखते हैं और उस वक्त के यातायात और संचार की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पर विकेंद्रीयकरण की स्थिति भी मौजूद थी। ठीक है, केंद्रीयकरण की सीमाएं भी थी। केंद्रीयकरण क्या, सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन तो था, ठीक है, क्योंकि अधिकारियों की नियुक्ति सीधा राजा कर रहा था, कोई और था नहीं, है ना, नियुक्त करने वाला, किसी और को अधिकार नहीं दिया हुआ था, सारे नियम अकेला राजा बना रहा था, सबके लिए एक कानून बन रहे थे, ठीक है, और सारों के लिए एक सिक्के चल रहे थे एक प्रकार के। तो ये केंद्रीयकरण है। लेकिन अगर हम यातायात की बात कर रहे हैं और इतने बड़े भौगोलिक आकार की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इतने बड़े क्षेत्र पर अकेला राजा नियंत्रण नहीं कर सकता, उसको हेल्प करने के लिए अलग अलग प्रांतीय शासकों का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब प्रांतीय शासकों का सहारा ले रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ पर विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था भी शामिल थी। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना पॉइंट नहीं समझ आया होगा, तो क्लियर है ना। तो हमें पहले बताना है कि केंद्रीयकरण प्रशासनिक व्यवस्था थी या नहीं थी। फिर हमें बात करनी है केंद्रीयकरण की। केंद्रीयकरण की क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, वो हमें बताने हैं। जैसे राजा की स्थिति हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी, केंद्रीय नौकरशाही, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन। राजा की स्थिति मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी जिसमें हमने बताया था कि जो पूरी सत्ता होती है उसका सर्वोच्च राजा होता है, सारी शक्तियां राजा के अधीन होती है, न्याय व्यवस्था का पूरा सिस्टम राजा देखता है, राजा ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसके अलावा राजा की योग्यताएं भी होती है, ठीक है, क्लियर है, राज्य की योग्यताएं होती हैं जिसके अंदर राजा को दूरदर्शी, शूरवीर होना चाहिए, कम से कम उसको सैनिक शिक्षा होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो अपने चरित्र में कैसा भी हो, लेकिन हमेशा वो अपनी प्रजा और अपने शासन के लिए, अपने, ठीक है ना, राज शासन के लिए काम करे। फिर केंद्रीयकरण नौकरशाही की बात हमने की थी जिसके अंदर हमने देखा था कि राजा द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, राजा की हेल्प के लिए पुरोहित थे, राजा की एक बड़ी सेना थी जिसके लिए सेनापति हुआ करते थे, ओके, उसके शासन को चलाने के लिए उसके पास कर, ठीक है ना, कर संभालने, कर इकट्ठा करने के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए, सन्निधाता, ठीक है, समाहर्ता अधिकारी नाम हमने कल याद किए थे जिसके अंदर हमने देखा था कि एक अधिकारी तो कर की वसूली करता है तो दूसरा अधिकारी उस कर की संभाल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन की बात हमने की थी कि साम्राज्य इतना बड़ा था कि पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, प्रांतों के अंदर अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जिसे कुमार कहा जाता था, ठीक है, कुमार कहा जाता था, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हुआ करती थी जो कुमार को नहीं बताई जाती थी, यानी प्रांतों के जो शासक होते थे उनको नहीं बताई जाती थी, सीधा सेंटर में बताई जाती थी आके। फिर जिला प्रशासन, प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, वहाँ पर रज्जुक हो गए थे, अधिकारी हो गए थे, ठीक है। तो ये सब जो प्रशासन के अंदर, जिला प्रशासन के अंदर अलग महत्वपूर्ण अधिकारी नियुक्त किए गए थे जिनका काम टैक्स वसूल करना था और न्याय व्यवस्था का सिस्टम देखना था। तो ये सारी बातें तो हो गई पक्ष की, केंद्रीय पक्ष की, लेकिन हमें विपक्ष की बात भी लिखनी है। दूसरा तस्वीर का दूसरा पक्ष ये है कि हमने जो भी प्रशासनिक की बातें की है, अभी प्रशासन की जो बातें की है वो सारी गंगा घाटी की है, ठीक है ना, वो सारी बातें गंगा घाटी के क्षेत्र की है, ना कि पूरे मौर्य साम्राज्य की, क्योंकि हमारे पास गंगा घाटी से संबंधित स्रोत तो है लेकिन पूरे मौर्य साम्राज्य से संबंधित स्रोत नहीं है। हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, अशोक के अभिलेख है। अशोक के अभिलेख हमें अलग अलग बातों के बारे में बताते हैं, अलग अलग सूचनाएं देते हैं, लेकिन उन सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए कोई और समकालीन ग्रंथ या फिर समकालीन तथ्य हमें नहीं मिले जिससे कि हम उसका क्या कर सके, तुलनात्मक अध्ययन कर सके और उस बात को वेरीफाई कर सके। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। क्या मौर्यों के अधीन राज्य एक केंद्र प्रशासनिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? अगर करता है तो हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि राज्य का अस्तित्व कैसा था, ठीक है ना, ओके। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के विशिष्ट तत्वों का निरूपण करना है। निरूपण कीजिए, क्या मौर्य साम्राज्य लोक कल्याणकारी राज्य था? तो अब कीवर्ड्स को अपने समझते हैं। मौर्य प्रशासन के विशिष्ट तत्व, विशेषताएं, उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बारे में बताना है कि मौर्य साम्राज्य जो था वो लोक कल्याणकारी राज्य था या नहीं। तो विशिष्ट तत्व क्या है कि पूरा साम्राज्य कैसे है,
केंद्रीयकरण संरचना से बना हुआ है। केंद्रीयकरण संरचना का विकास किया गया है, ये बात हमें पता है। तो केंद्रीयकरण संरचना के विकास के बारे में हम लिखेंगे, पॉइंट्स में लिख देंगे, ठीक है। पहले तो मौर्य शासकों की स्थिति पहले के शासकों की तुलना में विशिष्ट थी। क्यों विशिष्ट थी? क्योंकि अब अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? जनजाति के आधार पर नहीं बल्कि कृषि के आधार पर हो गई थी। साम्राज्य काफी बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से संसाधनों की उपलब्धता अधिक हो गई थी। फिर बड़ी सेना थी। ओके, तो ये क्या है? राजा की स्थिति को मजबूत बनाती है। फिर बात होती है प्रांतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण का तत्व हमें देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य के अधीन। जिला प्रांतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण का बल कैसे हुआ? पूरा साम्राज्य प्रांतों के अंदर बटा हुआ है, लेकिन सारे प्रांतों का हेड कौन है? राजा है। जिला प्रशासन में भी केंद्रीयकरण का तत्व देखने को हमें मिलता है, ठीक है। केंद्रीयकरण का तत्व कैसे देखने को मिलता है? देखिए, जिले को अलग अलग अधिकारियों के अंडर में रखा गया है, लेकिन वहां पर अधिकारियों के गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वहां पर गुप्तचर की व्यवस्था भी की गई है कि क्या वो अधिकारी अपना काम सही कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं या फिर किसी का शोषण तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिसको प्रांतों में ना बताकर, जिलों में ना बताकर सीधा सेंटर में बताया जाए। तो जिला प्रशासन में केंद्रीयकरण का तत्व देखने को मिलता है, प्रांतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण का तत्व देखने को मिल रहा है। धम्म नीति के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रों में राज्यों की भागीदारी देखने को हमें मिल रही है। राज्यों की भागीदारी देखने को मिल रही है मतलब क्या? धर्म के आधार पर सामाजिक क्षेत्रों के अंदर क्या हो रहा है? राज्य हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसे धम्म नीति के आधार पर बताया जाएगा कि ये बात गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धम्म नीति के माध्यम से राज्य अब क्या करने लगे हैं? सामाजिक, ठीक है, क्षेत्रों में अपनी भागीदारी देने लगे हैं। फिर सक्षम गुप्तचर की स्थापना की गई है ताकि संवेदनशील मुद्दों और अन्य परेशानियों को समझने के लिए, लोगों की परेशानियों को समझने के लिए, जानने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जो सीधा सम्राट के द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे और सारे जो इंपॉर्टेंट सूचनाएं होती थी वो सीधे जाके सम्राट को बताई जाती थी गुप्तचरों की सहायता से। तो ये था केंद्रीयकरण का हमारा मौर्य प्रशासन के विशिष्ट तत्व। केंद्रीयकरण प्रशासन इसका क्या है? विशिष्ट तत्व है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? क्या मौर्य साम्राज्य लोक कल्याणकारी राज्य था? तो भाई देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि लोक कल्याणकारी कार्यों को ये प्रोत्साहन देते थे, जैसे मार्गों का निर्माण करना, कुएं और जलाशयों का निर्माण करना, छायादार वृक्ष लगवाना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो अर्थ के बारे में बताता है, ना कि धर्म के बारे में, ठीक है। अर्थ के बारे में बता रहे, धर्म के बारे में नहीं बता रहे। धर्म के आधार पर कितना वो लोक कल्याणकारी था उसके बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं पता चलता है। पॉइंट क्लियर है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन देने जाने का वर्णन हमें मिलता है, जैसे राज्य द्वारा कुएं निर्माण किए गए हैं, ठीक है, जलाशयों का निर्माण किया गया है, छायादार वृक्ष लगवाए गए हैं। और कौटिल्य का उद्देश्य जो है वो अशोक के उद्देश्य से अलग है, क्योंकि अशोक जो है वो अपनी धम्म नीति का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कौटिल्य है वो अपने अर्थ के आधार पर अपनी जो रचना है उसे आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अशोक के अभिलेखों से। क्या उनके अभिलेखों से हमें पता चलता है कि लोक कल्याणकारी है? अब हमने कह तो दिया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें कौटिल्य और अशोक के विचारों में दोनों के भिन्नता देखने को मिलती है विचारों में। तो फिर हमें पता भी होना चाहिए कि अशोक के अभिलेख क्या कहना चाहते हैं। अशोक के अभिलेख में लोक कल्याणकारी कार्यों पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम आज के दौर पर अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, आधुनिक मानदंडों पर मूल्यांकन करते हैं, तो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य नहीं ठहरेगा, क्योंकि इस राज्य के पास में सक्षम मशीनरी नहीं थी जिसकी सहायता से वो दूसरे लोगों तक पहुंच बना पाते, ठीक है, जिसकी सहायता से वो अपनी लोक कल्याणकारी जो नीति थी उसका व्यापक स्तर पर प्रयोग कर पाते। लेकिन उसके अलावा लोक कल्याणकारी किसी शासक विशेष की व्यक्तिगत पर निर्भर होता है कि कोई शासक चाहे तो लोक कल्याणकारी कर सकता है, कोई शासक चाहे तो लोक कल्याणकारी ना करे। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो जनता तो चाहेगी, ठीक है, इसके अंदर जनता की इच्छा है कि लोक कल्याणकारी होने चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा अब सरकार चुनी जाती है, ठीक है। तो उस वक्त तो ऐसा था नहीं,
लोक कल्याणकारी किसी शासक विशेष की व्यक्तिगत रुचि पर आधारित होता था, इसमें जन समाने की इच्छा नहीं होती थी, अगर हम आधुनिक तौर पर अगर हम देखते हैं। लेकिन हमें आधुनिक तौर पर हमें सिर्फ तुलना करनी है, उसे आधुनिक नज़रिए से देखना नहीं है, क्योंकि आज की परिस्थितियां बहुत अलग है और पहले की परिस्थितियां बहुत अलग थी, दिन रात का फर्क है। लेकिन उस वक्त के अगर हम मानदंडों को मौर्य साम्राज्य के साथ में मैच करते हैं, तो उस वक्त के टाइम से तो हम समझ सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य तो था, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई राज्य कानून व्यवस्था की स्थापना की स्थिति से ऊपर उठकर प्रजा के कल्याण के लिए कदम उठाने के लिए तत्पर था। अशोक ने खुद अपने अभिलेखों में कहा है कि पूरी प्रजा जो है वो मेरी संतान है, और संतान है तो ये पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने संतान को सही और गलत के रास्ते के बारे में बताए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि उस तात्कालिक मानदंडों के आधार पर तो लोक कल्याणकारी राज्य है, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज के आधार पर नहीं है, क्योंकि उस वक्त यातायात उपलब्ध नहीं थे, जिससे कि वो अलग अलग क्षेत्रों के आधार अलग अलग क्षेत्रों के लोगों तक अपनी लोक कल्याणकारी नीति को पहुंचा पाते। फिर उसके बाद में वो किसी शासक विशेष की मर्जी होती थी कि उसे करना है लोक कल्याणकारी, या फिर अपनी मर्जी चलानी है, अपने लिए बड़े आलीशान महल बनाने हैं। तो ये उस वक्त की सीमाएं हम कह सकते हैं। तो आई होप ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन की विशिष्टता को उद्घाटित कीजिए। विशिष्टता को उद्घाटित कर मौर्य प्रशासन की विशेषता को उद्घाटित करना है और इसके स्वरूप के बारे में बताना है कि क्या इसका स्वरूप केंद्रीयकृत था या नहीं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर आप अपना आंसर लिखने की कोशिश करना। ठीक है, जिसने लिख दिया होगा वो चाहे तो कमेंट में मुझे बता देना कि मैंने लिख दिया है। ओके, क्योंकि कमेंट में इतना बड़ा आंसर आप लिख नहीं पाओगे, बहुत सारा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपनी ईमानदारी से अपनी कॉपी पेन लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। पेज बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। देखिए, आप वीडियो को स्लो डाउन करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कर लेना, अगर नहीं भी समझ आए तो, ना खुद लिख पाए तो। लेकिन मुझे नहीं लगता अब तक 2 क्वेश्चन हमने जो कर लिए उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन की विशिष्टता के बारे में बताना है। देखो, हमें पहले पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य जो है भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्य का आरंभिक मॉडल प्रस्तुत करता है। ठीक है, आरंभिक मॉडल प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये जम्बू द्वीप की अवधारणा को वास्तविक अंजाम ये देता है। ठीक है, इसका प्रसार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में हो गया था। ठीक है, अगर हम इस साम्राज्य की बात करते हैं कि ये लोक कल्याणकारी था, केंद्रीकृत था, तो ये काफ़ी दिलचस्प मुद्दा है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था या विकेंद्रीकृत था, क्या ये राजतंत्र से संबंधित था या लोक कल्याणकारी से था। ठीक है, विशेषता तो ये है कि मौर्य प्रशासन में केंद्रीकृत का तत्व प्रबल था। ठीक है, हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पे केंद्रीकरण नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पास में जो सिस्टम है, जो हमारे पास में स्रोत है, उसके आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि हमारे पास में जो स्रोत है वो केवल गंगा घाटी के बारे में बताते हैं, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि इसका प्रसार कहाँ तक था। मौर्य साम्राज्य का प्रसार था हिंदू कुश से लेकर ब्रह्मगिरी के क्षेत्र तक था। ठीक है, फिर उसके बाद में इतने बड़े क्षेत्र पर अगर नियंत्रण किया गया है तो एक शासक के द्वारा किया गया, अलग अलग शासकों को रखा नहीं गया है। अगर अलग अलग शासकों को रखा गया तो सामंती व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सामंती व्यवस्था का अभी कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए क्या है कि यहाँ पर हम केंद्रीयकरण की व्यवस्था को देख सकते हैं। मौर्य के प्रशासन पर राजा शीर्ष होता था, है ना। राजा की स्थिति पहले की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होती थी, क्योंकि राजा अब किसका प्रिय होने लग गया था, देवताओं का प्रिय होने लग गया था। अब वो अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों के आधार पर राज्य की शक्ति का निर्माण होने लग गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें पता चलता है कि राजा की हेल्प करने के लिए, है ना, मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग मंत्री होते थे जो परामर्श दिया करते थे, लेकिन हेड चलती किसकी थी, राजा की चलती थी। उसके अलावा अपना प्रचार प्रसार करने के लिए पुरोहित होते थे। ठीक है, अपने राज्य का संचालन करने के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। कोई कृषि उत्पादन से संबंधित था, कोई शिल्प वाणिज्य व्यापार से। ठीक है, कोई कर टैक्स वसूल करने के लिए, तो कोई कर को संभालने के लिए, कोई कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए, तो कोई उसकी चेकिंग करने के लिए। फिर उसके बाद में प्रांतों को भी विभाजित किया गया था जिलों में। ठीक है, जिलों के अंदर युक्त होते थे, रज्जुक होते थे, प्रादेशिक होते थे, जिसकी सूचना हमें समकालीन अध्ययन स्रोतों से मिलती है। ठीक है ना, कि इन अधिकारियों की नियुक्ति सेंटर करता था, सीधे केंद्र द्वारा होती थी।
ठीक है, इस तथ्य से भी हमें पता चलता है कि इसका स्वरूप केंद्रीयकृत था। लेकिन ऊपर जो हमने जितना भी हमने पढ़ लिया है, ये सारा ये बात बताने की कोशिश करता है कि जो केंद्र का झुकाव है, जो साम्राज्य का जो झुकाव है, वो केंद्रीकरण की ओर है। लेकिन मौर्य साम्राज्य के भारतीय उपमहाद्वीप में था सबसे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य पर एक प्रकार की व्यवस्था को लागू करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त के, जैसे मैंने पहले बताया, याता और संचार की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमें देखने को पता चलता है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक केंद्रीकरण तो था ही। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये सारी बातें हमें उस वक्त के अध्ययन स्रोतों से देखने को मिलती है, जिसके अंदर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और तीसरा अशोक के अभिलेख, ठीक है ना, हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो आई होप अब आप इसका आंसर लिखने में सक्षम होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी, जय हिंद।